लाख दल बदल हो पांव जमाइए रखिए, हाथ खाली ही सही ऊपर उठाइए रखिए। कौन कहता है छलनी में पानी नहीं रुकता, अरे बर्फ होने तक का हुनर तो रखिए। नमस्कार साथियों, मैं साकरिया संजय, आपका दोस्त, आपका भाई, एक छोटा सा मोबाइल रिपेयरिंग टेक्नीशियन आज फिर आपके लिए लेके आया हूँ। एक केस स्टडी है जो कि सैमसंग का मोबाइल है, सैमसंग 205 जो A20 के नाम से जाना जाता है। प्रॉब्लम है इसके अंदर जो कि टेम्परेचर टू हाई, जो टेम्परेचर की एरर आती है चार्ज लगाने के बाद, तो उसको मैंने बहुत डीपली इसमें समझाने की कोशिश की है। ये वीडियो आप एंड तक देखेगा, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल हो। और दोस्तों, कुछ और भी बात मैं आपको आज बताना चाहता हूँ। मेरा कहने का मतलब ये है कि आजकल इस मोबाइल फील्ड में बहुत सारे लोग हैं, उसको माइंड में नहीं लेते, वो इजीली समझते हैं। और ऐसे बहुत सारे मार्केट में ट्रेनर भी है जिसको बहुत ही कम नॉलेज है और वो बच्चों को थोड़ा रॉन्ग साइड है उसको लेके जाके कुछ अलग चीज़ों से पढ़ाता है। पढ़ाना कोई गलत बात नहीं, पढ़ाओ, क्योंकि हमारे इंडिया के अंदर जो टेक्नीशियनों के अंदर एजुकेशन की बहुत ही कमी है। पढ़ाना बहुत ही जरूरी है और पढ़ना भी बहुत जरूरी है, लेकिन गलत चीज़ों से पढ़ाना, नॉलेज ना रख के पढ़ाना, उस स्टूडेंट का फ्यूचर्स क्या हो सकता है, वो टेक्नीशियन किस तरह से बन सकता है। और मैंने देखा है इस लाइन में बड़े बड़े टेक्नीशियन जो दावा करते हैं कि वो कुछ इस लाइन में है। मैंने उसकी वीडियो में देखा है कि वो ट्रांजिस्टर के बेस को ग्राउंड करते हैं चार्जर सर्किट में। मैंने अभी अपनी लाइफ में अभी तक 20 साल के एक्सपीरियंस में कभी ट्रांजिस्टर को पावर सप्लाई सेक्शन के अंदर रेगुलेटर के तौर पे मैंने कभी ट्रांजिस्टर का बेस डायरेक्ट लाइव ग्राउंड नहीं देखा है। तो ये ग्राउंड आप एक बार सोचिए तो सही कि ट्रांजिस्टर के बेस को डायरेक्ट ग्राउंड करने से क्या होता है। एनपीएन ट्रांजिस्टर के बेस कभी ग्राउंड होता है? कोई टेक्नीशियन को पूछो जो सही सही काम करता है। कोई लोग है चार्जर सर्किट के अंदर जो एक फ्लू बेस आईसी आती है उसको डीसी टू डीसी कन्वर्टर साबित करता है। तो कोई लोग है रजिस्टर बोलता है शॉर्ट होता है, तो कोई कॉइल का चेकिंग कुछ अलग बताता है। तो इस तरह से जल्दबाजी में, तुक्काबाजी में सिखाने से उस लड़के का फ्यूचर्स क्या होगा और वो लड़का भी मतलब क्या सीख सकता है। इस मतलब सिखाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अच्छे से सीखो। और स्टूडेंट को भी, जो सीखने वाला है उसको भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपको सीखना है तो कोई ऐसी जगह पे सीखो जो आपको लगे कि जो सही नॉलेज दे रहा हो। और जुगाड़बाजी, तुक्काबाजी में मत सीखो, एक स्टेप बाय स्टेप सीखो। मैं चाहता हूं कि सब टेक्नीशियन है एक डॉक्टर नहीं, एक सर्जन बन के काम करे, एक लेबर नहीं, एक इंजीनियर बन के काम करे। क्योंकि डॉक्टर सिर्फ दवाई देता है, अंदर की सिस्टम को इतना अंदर से जानता नहीं, लेकिन एक सर्जन है जो डायग्राम पे काम करता है, जो रिपोर्ट पे काम करता है, जो प्रॉपर काम करता है और प्रॉपर सॉल्यूशन होता है। तो इस तरह से जुगाड़बाजी, तुक्काबाजी मत करिए। कोई कम दिनों में, इतने कम दिनों में कोई सिखा नहीं सकता है। तो ये चीज ध्यान रखिए। और एक चीज और भी समझ लीजिए कि इस दुनिया के अंदर पहले जैसा नहीं है कि बादशाह का बेटा बादशाह ही होता है। आज बादशाह के बेटा बादशाह नहीं होता है। बादशाह वही होता है जिसके अंदर हुनर हो, जिसके अंदर काबिलियत हो। तो अगर आपको बादशाह बनना है तो मैं तो आपको एक ही बात बताऊंगा कि अपनी दुनिया का आप बादशाह बनो। अगर आप अपनी दुनिया का बादशाह नहीं बने तो कल आपको दूसरे की दुनिया का वजीर बन के रहना पड़ जाएगा। इसलिए प्रॉपर बेस पे ट्रेनिंग लो, सीखो, समझो, स्केमेटिक डायग्रामों पे समझ के काम करो। तो बेसिक पूरा समझो, बस चार्ट समझो, एक आप पावर सप्लाई चार्ट समझो, ब्लॉक डायग्राम के हिसाब से काम करो। तो ही आप अपने आप को अगले आने वाले दिनों में ये लाइन में टिक सकते हो। वरना आने वाली लाइन है वो ऐसी चीज़ों पे नहीं है जो आप थोड़ा बहुत पहले माइक स्पीकर रिंगर का जो जंपर का काम कर लेते थे, आज वो काम नहीं रहा है। इसलिए आपको प्रॉपर ही समझना पड़ेगा। और देखो, अगर आपको बहुत ही डीपली अच्छे से बेसिक से
स्टार्ट करके स्केमेटिक की अंडरस्टैंडिंग समझना है, उसके अंदर की फंक्शन को समझना है, तो आप मेरा कांटेक्ट कर सकते हो। दो तरह से मेरा क्लास है, एक ऑनलाइन है जो आप घर बैठे ही कर सकते हो, लाइव रहते हुए मैं आपको पूरा सिस्टम बता सकता हूँ, पढ़ा सकता हूँ। अगर आप इधर आना चाहते हैं तो आप इधर भी आइए, यहाँ भी हमारा कोर्स है, आपको खाना पीना रहने की भी बहुत ही अच्छे से सुविधा है, जहाँ आपको 1 महीने का या 1.5 मंथ का कोर्स करके अपने आप को बहुत ही अपने नॉलेज को ग्रोथ कर सकते हो। मैं आपको वादा करता हूँ कि आप लाखों रुपया खर्च करने के बाद भी अगर आप नहीं सीख पाए तो एक बार मौका दीजिए और आइए, देखिए कि किस तरह से टेक्नोलॉजी होती है, रिपेयरिंग क्या होता है, एक डीप नॉलेज क्या होता है, ये आपको समझ में आएगा। तो ज़्यादा बात ना करके चलिए समझ लेते हैं इस वीडियो के बारे में। और दोस्तों दूसरा चीज़ कि अभी ये दौर चल रहा है जो लॉकडाउन का, जो एक वायरस, कोरोना वायरस को लेके, तो अगर लॉकडाउन खुलता भी है तो थोड़ा एक अपने आपको सेफ रखिए और थोड़ा सेफ्टी रख के काम करिए। तो चलिए हम देख लेते हैं कि किस तरह से इस तरह से सॉल्यूशन किया जाता है। नमस्कार दोस्तों, अभी हमारे पास एक केस स्टडी है जो कि सैमसंग का A205 मोबाइल है, जिसको A20 मॉडल के नाम से जाना जाता है। ये बोर्ड में प्रॉब्लम है कि अभी मोबाइल ऑन नहीं हो रहा है। जब यूज़र ने हमें दिया था तब ये वाटर डैमेज था, मतलब कि उसके नीचे के भाग में ये जो बॉटम कनेक्टर है, बॉटम भाग है, वहाँ थोड़ा लिक्विड डैमेज था। वो जब हमने ट्रेसिंग किया तो वो मिला था। लेकिन अभी इसमें फ़िलहाल प्रॉब्लम ये है कि ऐसे पावर स्विच प्रेस करने से मोबाइल ऑन नहीं हो रहा है, और चार्जर लगाने के बाद इसमें एक टेम्परेचर का एरर शो कर रहा है, जो कि टेम्परेचर हाई का जो एरर होता है। ये एक बार मैं आपको बता देता हूँ, जब भी कभी आपके पास ऐसे प्रॉब्लम में आए कि सैमसंग के ऑलमोस्ट मॉडल जो होते हैं उसके अंदर चार्जिंग का जो प्रॉब्लम आता है, इसमें लिक्विड डैमेज होने के बाद कभी कभी चार्ज लगाने के बाद जो टेम्परेचर का इश्यू आता है और मोबाइल ऑन नहीं होता है, जो कि मोबाइल में यही प्रॉब्लम है। हम अभी बैटरी लगाया हुआ है और मोबाइल को यहाँ से पावर स्विच प्रेस करके हम ऑन करते हैं तो मोबाइल ऑन नहीं होता है। एक बार मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए ये उसका पावर स्विच है। जब मैं प्रेस करता हूँ, देखिए ये मैं 5 सेकंड प्रेस किया, लेकिन अब देखो इसके अंदर कोई मोबाइल ये अभी ऑन नहीं हुआ है। और इस कंडीशन में जब मैं चार्जर लगाऊंगा तो एक चार्जर की एरर है। देखिए ये मैं चार्जर लगा देता हूँ, ये चार्जर लगा दिया। अब देखो इसके अंदर ये अभी थोड़ी देर चार्जिंग होना स्टार्ट होगा, उसके बाद देखो अभी जो देखो ये एरर आ रहा है। ये जो एरर है एक टाइप का टेम्परेचर टू हाई की एरर है। ये आप देख सकते हो, ऐसे सैमसंग मोबाइल में ऑलमोस्ट टेम्परेचर हाई की ऐसी एरर आती है जहां आपको ये सिंबल आता है, और इस कंडीशन में मोबाइल ऑन भी नहीं होता है। अब आपको मोबाइल को ऑन करना है। अगर ये कंडीशन में भी मोबाइल ऑन हो सकता है, लेकिन इसके लिए आपको एक चीज़ करनी पड़ेगी। मैं आपको मोबाइल ऑन करके भी उसकी जो एरर्स है वो भी आपको बताना चाहता हूँ। तो उसके लिए ये कंडीशन में आप कितना भी कोशिश कर ले, मोबाइल ऑन नहीं होगा। आपको क्या करना है, इस कंडीशन में एक बार यहाँ से पहले चार्जर हटा देते हैं, और इसका जो बॉटम भाग का जो बेल्ट है, मतलब ये बोर्ड है, उस बोर्ड को आपको अलग करना पड़ेगा। मतलब कि ये बेल्ट से आपको यहाँ से इसका हटा देना पड़ेगा। देखिए मैंने अभी इसका बेल्ट हटा दिया है। अब आप मोबाइल को ऑन करो तो ऑन हो जाएगा। देखिए अभी मैं यही कंडीशन में इसका बेल्ट बाहर रखते हुए ही ऑन करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो ये वाइब्रेट हुआ, ये मोबाइल ऑन हो गया। देखिए जब तक ये बेल्ट यहाँ लगा हुआ है तब तक ये ऑन नहीं होगा। जब आप बेल्ट हटा देते हो तो ऑन हो जाता है। इस कंडीशन में इसका एक वजह है, मैं आपको वो भी आगे बताता हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है। एक बार मोबाइल को ऑन होने के बाद हम चार्ज लगा के देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या इश्यू आ रहा है। तो अभी ये मोबाइल ऑन हो रहा है। अभी मैं एक बार ऑन ही कंडीशन में चार्जर लगाने के लिए कनेक्टर को लगाना पड़ेगा। तो देखिए ये कनेक्टर लगा दिया है। अभी
देखिए, पहले एक बार उसको ऑन होने देते हैं, उसके बाद चार्ज लगा के देखते हैं। देखिए ये ऑन हो गया है। अब मैं एक बार इसका अंदर चार्जर लगाता हूँ। देखिए ये चार्जर लगा दिया। अब चार्जर लगाने के बाद ये एरर आप यहाँ से पढ़ सकते हो। देखिए यहाँ अनप्लग चार्ज और चार्जर टेम्परेचर टू हाई, ये इश्यू आ रहा है, ये पूरा मैसेज आ रहा है। तो इस कंडीशन में, मतलब स्विच ऑफ कंडीशन में भी मैंने आपको बताया और स्विच ऑन करके भी बताया ये इश्यू है। अब इस मोबाइल के अंदर ऐसे कभी आपके पास प्रॉब्लम आए तो उसको किस तरह से समझना है, किस तरह से उसको रिपेयर करना है, चलिए हम उसको समझते हैं। तो उससे पहले मैं आपको इसका बेस समझाना चाहता हूं कि स्केमेटिक के माध्यम से ये किस तरह से उसको समझा जाता है और उसका प्रॉपर रिपेयरिंग कैसे होता है। तो चलिए हम एक बार वो समझ लेते हैं। तो देखिए ये जो बोर्ड है ये और इसका बॉटम भाग है, उसको हम यहाँ ड्रॉ करके समझ लेते हैं कि ये कैसे काम करता है। इसके अंदर जो प्रॉब्लम है वो बेड थर्मल से है, और जो बेड थर्मल का जो सेक्शन है यहाँ इसके बॉटम सेक्शन में दिया गया है, इस वजह से ऐसी प्रॉब्लम आती है। एक बार मैं आपको पूरा प्रोसेस सही से समझाना चाहता हूँ। तो किस तरह से, एक बार मैं यहाँ पूरा बोर्ड ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए यहाँ मैंने इस बोर्ड का पूरा दोनों भाग ड्रॉ कर लिया है, जो मुझे आपको जितना समझाना था वो सर्किट। अब देखो इसके अंदर ये जो ऊपर का भाग है, ये भाग, ये बोर्ड है, उसके अंदर यहाँ थर्मल का जो इश्यू है, मतलब कि जो टेम्परेचर का जो प्रॉब्लम है, उसके लिए उसकी एक थर्मल लाइन होती है और वो थर्मल लाइन में प्रॉब्लम है, उस वजह से ये इश्यू आया है। तो यहाँ मैंने एक PMIC का यूज करके पावर IC से 1.8 वोल्टेज की सप्लाई ली है, जो कि मैंने यहाँ लेने के बाद इस जो कनेक्टर है, जो मैं ये कनेक्टर यहाँ आपको बता देता हूँ। ये कनेक्टर आप देख सकते हो। इस कनेक्टर में टोटल 48 नंबर की पिन है। इसमें ये कनेक्टर इतना बड़ा है, इसमें से इधर से एक नंबर काउंट स्टार्ट करना है। ये एक नंबर है, इधर 2 नंबर है, इधर 3 नंबर, इधर 4 नंबर। इस तरह से अगर आप काउंट करोगे तो यहाँ 47 होगा और इधर होगा 48 होगा लास्ट में। अब उसके अंदर क्या है कि यहाँ से अगर, कौन सी पिन है, यहाँ से अगर आप काउंट करो 1 2 3 4, तो 11 नंबर की पिन इधर, जो 11 नंबर की पिन है जो कि मैंने यहाँ ड्रॉ की है, उस 11 नंबर की पिन पे एक थर्मल आईडी लाइन है, बेड थर्मल आईडी लाइन, जो कि हमारी CPU पे सीधा सीधा जाता है। बोर्ड पे अगर आप ट्रेस करोगे तो ये लाइन में यहाँ कोई और कंपोनेंट नहीं है। 11 नंबर की पिन इस तरह से सीधा हमारे CPU IC पे जाता है जहां लिखा होता है बेड थर्मल। और दूसरी पिन यहाँ से एक नंबर अगर काउंट करते हैं तो यहाँ 33 नंबर की पिन है, जो कि वही थर्मल सर्किट का मेन सप्लाई 1.8 वोल्टेज जो बेड थर्मल के लिए, डिवाइडर सर्किट के लिए दिया जाता है, वो हमारी पावर IC से लिया जाता है, जो मैंने यहाँ ड्रॉ किया है। इसका 33 नंबर का पिन आप देख सकते हो। ये 33 नंबर ये PMIC से आया है, जो कि VI वो 1.8 वोल्टेज की सप्लाई होगी। तो इस तरह से ये कनेक्टर में टोटल 2 पिन हमारे थर्मल सर्किट के लिए यूज की गई है। अब ये 2 पिनों से, मतलब एक 1.8 वोल्टेज की सप्लाई और एक थर्मल आईडी, आगे जाके हमारे नीचे वाले जो भाग है, जो बोर्ड है, उस पे आती है। तो उसका कनेक्टर भी मैंने यहाँ ड्रॉ किया है।
इसका भाग मैंने यहाँ ड्रॉ किया है। यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ भी सेम टू सेम कनेक्टर है, 48 पीने वाला ही ये कनेक्टर है। उसमें भी इसकी 11 नंबर और 33 नंबर की जो पिन है वो एक VIO 1.8 वोल्टेज की सप्लाई है, और एक है वो थर्मल लाइन है जो कि इसकी 11 नंबर की पिन है, उसकी थर्मल है। अब यहाँ पूरा सर्किट बना हुआ है। देखिए इस बोर्ड के अंदर यहाँ दो रजिस्टर को मिलके एक सर्किट बनी हुई है, जिसमें एक नॉर्मल 100 किलो ओम्स का रजिस्टर है और एक थर्मल 100 किलो ओम्स का रजिस्टर है, और उसको फिल्टर किया है कैपेसिटर। थोड़ा मैं यहाँ नज़दीक से बताना चाहूँगा ये दो रजिस्टर को, जो मैं आपको बात कर रहा हूँ। ये हमारा कनेक्टर है। इस कनेक्टर के बात करें, अगर मैं यहाँ से थोड़ा ये बेल्ट को हटा लेता हूँ, देखिए अगर ये कनेक्टर की बात करें तो इधर से 1 नंबर है, ये 2 नंबर इस तरह से यहाँ 48 होता है, और यहाँ आपका 47 नंबर की पिन होती है। इसमें यहाँ से 11 नंबर की जो पिन है वो हमारा थर्मल लाइन है, और 33 नंबर का पिन है इधर से, वो हमारा VIO 1.8 वोल्टेज की सप्लाई है। वो सप्लाई में ये सर्किट है। देखिए ये आप देख रहे हैं, ये आपका थर्मल है, ये आपका नॉर्मल रजिस्टर है, और ये जो है वो फिल्टर कैपेसिटर है, ये सप्लाई को फिल्टर करने के लिए। तो यहाँ सर्किट इस तरह से बनी है कि यहाँ VIO 1.8 वोल्टेज की नॉर्मल ये 100 किलो ओम्स का रजिस्टर है, वहाँ सप्लाई दी गई होगी, और वो सप्लाई इस कनेक्टर की 33 नंबर की पिन से यहाँ सीधा कंटिन्यूटी आना चाहिए। और दूसरा, जब ये डिवाइडर सर्किट से वोल्टेज बनते हैं तो 200 किलो ओम्स के रजिस्टर के अकॉर्डिंग आपको 1.8 वोल्टेज की सप्लाई से समथिंग 0.9 वोल्टेज आना चाहिए, लेकिन हमारी रूम की टेम्परेचर के हिसाब से इसकी वैल्यू फिक्स होती है। तो एक फिक्स होता है कि भाई 0.7 या 0.6 वोल्टेज आपका डिवाइडर सर्किट बना के आपकी CPU को थर्मल वोल्टेज देता है, ताकि आपका CPU उसमें बैट ऑन करे और बैटरी सही से लगी हुई है और मोबाइल उसको ऑन करने दे। अब देखिए एक चीज़ है जो मैं यहाँ आपको बताना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ। अभी जो हमने देखा, इसके अंदर एक रजिस्टर है जो कि, तो इस मोबाइल के अंदर अभी हमने देखा कि एक 100 किलो ओम्स का थर्मल है जो कि मैं यहाँ ड्रॉ किया है, और एक नॉर्मल रजिस्टर 100 किलो ओम्स का है। ये दो रजिस्टर मिला के यहाँ 33 नंबर की पिन से जो VIO 1.8 वोल्टेज की सप्लाई आई है, ये रजिस्टर को मिलेगी। ये दोनों के बाद डिवाइडर सर्किट बनने के बाद बीच में से एक वोल्टेज बनेगी हमें, जो एक रेफरेंस वोल्टेज होती है, और ये वोल्टेज हमारी एक CPU को जाती है, और वो CPU इस वोल्टेज को लेके एक टेम्परेचर का जो सर्किट है उसको मेंटेन करता है। तो इसके अंदर अभी ये मोबाइल के अंदर जो इश्यू है, मैंने जब फाइंड किया तो वो दो तरह से प्रॉब्लम है। एक तो जब हम इसका बेल्ट निकाल देते हैं तो ही मोबाइल ऑन होता है, और दूसरा कि इसके अंदर हमारा टेम्परेचर का एरर आता है। तो बेल्ट लगी हुई है तब क्यों मोबाइल ऑन नहीं होता है, इसके बारे में थोड़ा हम डिस्कस करेंगे। देखिए इस मोबाइल के अंदर सबसे पहले हम यहाँ की वोल्टेज मेजरमेंट कर लेते हैं कि यहाँ हमारी सप्लाई मिल रही है कि नहीं। अभी हमने ये मोबाइल के अंदर देखा कि ये 100 किलो ओम्स का हमारा थर्मल है, ये नॉर्मल 100 किलो ओम्स का रजिस्टर है, और उसके मिल के एक सर्किट बन के हमारी CPU को ये वोल्टेज दिया जाता है। तो आइए हम एक बार ये देख लेते हैं कि इसकी 33 नंबर की पिन पे, मतलब ये रजिस्टर पे हमें कितना वोल्टेज मिल रहा है, और हमारा थर्मल का जो सर्किट बना है डिवाइडर, तो उसका आउटपुट कितना बन रहा है। उसके बाद हम आगे का जो है टॉपिक उस पर डिस्कस करते हैं। तो एक बार हम इसमें वोल्टेज चेक कर लेते हैं। तो देखिए अभी यहाँ मल्टीमीटर का ऑन कर लेते हैं, मल्टीमीटर को ये ऑन कर लिया। अब हमारी वोल्टेज DC वोल्टेज की रेंज सेट करते हैं, ये कर लिया। अब इस कंडीशन में हम मोबाइल के अंदर वोल्टेज चेक करेंगे, और ये वोल्टेज हमारा 1.8 वोल्टेज की सप्लाई हमें मिलनी चाहिए, जो कि हमारे थर्मल सर्किट थी उधर। तो यहाँ आप देख सकते हो, आपके सामने थर्मल सर्किट है, वहाँ एक बार वोल्टेज में चेक करता हूँ। एक याद रखना, ये वोल्टेज चेक करने के लिए आपको चार्जर लगाना जरूरी है, कंपलसरी है, या तो आपको पावर स्विच प्रेस करना जरूरी है। तो मैं यहाँ चार्जर का इस्तेमाल करूँगा, चार्जर लगाऊंगा। तो देखिए
देखिए ये मैंने अभी चार्ज लगा दिया है इस कंडीशन में। तो देखिए यहाँ मैंने मल्टीमीटर को अभी वोल्टेज की रेंज में सेट कर दिया है और ये स्क्रीन पे आप देख सकते हो ये हमारा बॉटम कनेक्टर है जो B2B कनेक्टर है। इस B2B कनेक्टर की यहाँ से 1 नंबर स्टार्ट करते हैं और ये जो पिन है उसकी 2 नंबर की पिन है और यहाँ 11 नंबर की पिन होती है और ये जो है उसकी 33 नंबर की पिन है। आप काउंट करोगे तो इधर हम एक बार वोल्टेज चेक कर लेते हैं मल्टीमीटर में कितना आ रहा है। तो चलिए हम एक बार वो देख लेते हैं। देखिए ये आया 1.8 समथिंग, आपको 1.78 79 है तो 1.8 या 1.7 जो भी आप समझो, ये वोल्टेज यहाँ आ रहा है। ये वोल्टेज यहाँ आने का मीनिंग ये हुआ कि हमारी बोर्ड के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ वोल्टेज आ गया है तो बोर्ड से तो ये पावर आईसी से वोल्टेज जो आने वाला था वो तो आ गया। अब हम एक बार नीचे बॉटम कनेक्टर में भी मैं यहाँ आपको बताना चाहूंगा कि वहाँ वोल्टेज आ रहा है कि नहीं फिर से। तो चलिए हम एक बार वो देखते हैं। तो देखिए यहाँ अभी जो ये भाग है सर्किट का आप देख सकते हो, ये बॉटम भाग है। इसमें ये हमारा जो रजिस्टर है थर्मल रजिस्टर है, ये देख सकते हो ये थर्मल रजिस्टर है 100 किलो ओम्स का है। ये हमारा नॉर्मल रजिस्टर है जो कि 100 किलो ओम्स का है और ये बीच में उसका फिल्टर कैपेसिटर है। तो ये जो कनेक्टर है ये कनेक्टर की यहाँ उसकी 33 नंबर की जो पिन होगी उस 33 नंबर की पिन से वोल्टेज हमें मिलेगा, वो इधर आएगा। देखिए यहाँ मैंने वो फॉल्ट को चेक करने के लिए ये चीज़ चेक की थी जो खरोचा हुआ है। यहाँ से वोल्टेज आके ये रजिस्टर पे आएगा और ये रजिस्टर से डिवाइडर बन के इसकी 11 नंबर की पिन पे जाएगा। लेकिन हमने यहाँ वोल्टेज चेक किया था, नहीं आ रहा था। फिर भी एक बार यहाँ वोल्टेज हम चेक कर लेते हैं वो वोल्टेज आ रहा है कि नहीं। तो चलिए हम एक बार वो देख लेते हैं कि ये वोल्टेज हमारा बन रहा है कि नहीं। मीटर को अभी वोल्टेज की रेंज में सेट किया हुआ है। ये देखिए चार्ज लगा दिया और ये देखिए इधर वोल्टेज चेक कर लेते हैं। अभी ये ग्राउंड किया, रेड प्रोड से हम वोल्टेज चेक करते हैं। देखिए मैंने प्रोड अभी रखा है, यहाँ कोई भी वोल्टेज नहीं आ रहा है। मल्टीमीटर में भी आप देख सकते हो 0 वोल्टेज आ रहा है। उसका मतलब कि कहीं ना कहीं वो प्रिंट यहाँ ओपन हो सकती है। एक बार हम इसकी 33 नंबर से यहाँ तक कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं, वो हमें कंटिन्यूटी मिल रही है कि नहीं। तो चलिए हम एक बार वो देख लेते हैं ताकि हमारा कंफर्म हो जाए कि वो लाइन में प्रॉब्लम है कि नहीं। देखिए अभी मैंने हमारे मल्टीमीटर को बीप बजर मोड में सेट कर दिया है और ये कनेक्टर है। कनेक्टर की 33 नंबर की पिन पे कंटिन्यूटी चेक करते हैं वो रजिस्टर से। देखिए ये मल्टीमीटर का ये 33 नंबर की पिन पे रखा कनेक्टर पे और ये रजिस्टर पे। देखिए यहाँ कोई रीडिंग शो नहीं कर रहा है, कंटिन्यूटी यहाँ बीप बजर साउंड आना चाहिए, लेकिन अभी यहाँ कोई बीप बजर साउंड नहीं है। उसका मतलब ये हुआ कि वहाँ से यहाँ तक का लाइन जो है ये ओपन है। और जनरली मैंने देखा है कि वाटर डैमेज कंडीशन में ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा आता है ये बोर्ड में। तो अब हम क्या करेंगे, एक जंपर करेंगे हम जो कि ये रजिस्टर से लेके इसकी 33 नंबर की पिन पे, और देखते हैं हमारा प्रॉब्लम सोल्व होता है कि नहीं। तो चलिए हम एक बार उसका जंपर कर लेते हैं। देखिए अभी हमने यहाँ से ये रजिस्टर से लेके इधर जंपर कर दिया है। अब हम एक बार देखते हैं कि हमारा प्रॉब्लम जो है वो सोल्व होता है कि नहीं और वो वोल्टेज मिल गया कि नहीं। तो डिवाइडर सर्किट का किस तरह से है, तो चलिए हम एक बार वो देख लेते हैं। देखिए एक बार फिर से वोल्टेज चेक कर लेते हैं। मीटर को फिर से वोल्टेज डीसी वोल्टेज की रेंज में चार्जर लगाते हैं। देखिए ये चार्जर लगा दिया। अब जहाँ हमारा डिवाइडर सर्किट है वहाँ वो वोल्टेज चेक कर लेते हैं थर्मल जो नॉर्मल रजिस्टर पे मल्टीमीटर में। देखिए मल्टीमीटर अभी डीसी वोल्टेज की रेंज में सेट हुआ है। ये देखिए वोल्टेज चेक करते हैं।
देखिए ये आ गया, अभी ये रजिस्टर पे 1.8 वोल्टेज आ गया। अब थर्मल पे भी एक बार वोल्टेज चेक कर लेते हैं कि थर्मल पे कितना आ रहा है। देखिए देखिए थर्मल पे 0.6 वोल्टेज आ रहा है, 0.76 वोल्टेज आ रहा है, ये आप देख सकते हो। और कभी भी आपके पास ऐसे कोई प्रॉब्लम आए और आप थर्मल के वोल्टेज चेक कर लो, तो थर्मल के वोल्टेज आपको इस तरह से मिल जाता है, तो आपको थर्मल सर्किट पे कोई डाउट नहीं करना है। लेकिन हमने जब चेक किया था तब थर्मल के वोल्टेज नहीं आ रहे थे, और वोल्टेज चेक किया था हमने जब 1.8 वोल्टेज इसकी इनपुट में, ये वोल्टेज भी 1.8 वोल्टेज नहीं आ रहे थे, जबकि अभी ये वोल्टेज आ गए हैं। तो ये जो प्रॉब्लम था वो शायद हमारा प्रॉब्लम सोल्व हो गया है। एक बार हम आपको ये भी बता देते हैं चार्ज लगा के कि देखिए मोबाइल चार्जिंग हो रहा है कि नहीं। देखिए हम चार्जर लगा देते हैं, ये चार्जर लगा दिया। देखिए ये अभी आ गया है, देखते हैं उसका परसेंटेज शो करता है। देखिए ये परसेंटेज शो कर दिया। पहले ये चीज़ नहीं आ रही थी, यहाँ टेम्परेचर का प्रॉब्लम भाई 67% आपको यहाँ बैटरी का एक परसेंटेज बता रहा है। तो उसका मतलब कि जो हमारा प्रॉब्लम था जो थर्मल का, ये सोल्व हो गया है। अब हम एक बार इस मोबाइल को फिर से ऑन करके भी देखते हैं, जो पहले ऑन नहीं हो रहा था इस तरह से बेल्ट लगाने के, अब इसमें ऑन हो जाता है कि नहीं। तो इसके लिए फिर से चार्जर को निकाल देते हैं और निकाल के एक बार ऑन करके बताना चाहूँगा। देखिए ये स्विच ऑफ कंडीशन है, अभी स्विच ऑन करते हैं। ये स्विच ऑन किया, देखिए ये ऑन हो गया। पहले क्या था, जब ये बेल्ट लगा हुआ था तब मोबाइल ऑन नहीं हो रहा था, लेकिन अभी देखिए ये कंडीशन में मोबाइल ऑन भी हो गया। तो उसका मतलब कि हमारा जो प्रॉब्लम था वो सोल्व हो गया है। एक बार मैं ऑन करके भी चार्ज लगा के आपको बताना चाहूँगा। पहले हम टेम्परेचर का जो एरर आता था, अभी ये आ रहा है कि नहीं। देखिए ये मोबाइल ऑन हो गया है, हम एक बार चार्जर लगा देते हैं। ये चार्ज लगा दिया, देखिए ये परसेंटेज स्टार्ट हो गया है। अब वेट करते हैं। देखिए पहले तो यहाँ लगाने के तुरंत ये मैसेज आता था, अभी ये मैसेज नहीं आ रहा है। उसका मतलब ये हुआ कि मोबाइल हमारा कंटिन्यू ऑन हो गया है। तो इस तरह से ये जो प्रॉब्लम था वो सोल्व हो गया। देखिए दोस्तों, इसके अंदर प्रॉब्लम ये था कि इस थर्मल सर्किट की 1.8 वोल्टेज की सप्लाई इधर नहीं आ रही थी, और यहाँ से यहाँ हमने कंटिन्यूटी चेक किया तो कंटिन्यूटी शो नहीं किया था। फिर हमने यहाँ से यहाँ जंपर कर दिया, तो ये हमारा प्रॉब्लम सोल्व हो गया। तो इस तरह से मैं थोड़ा आपको डिटेल के साथ इस प्रॉब्लम को समझाने की कोशिश की है। मैं आशा करता हूँ कि ये चीज़ आपको, ये प्रॉब्लम जो है, ये स्टडी केस है, वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर इस तरह से आपको कुछ हेल्पफुल लगा तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।